प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 15 चैप्टर पर आधारित सवालों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से इतना बेहद और आसानी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे डियर फ्रेंड्स कि आपके इन 15 टाइप के सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे और विद इन सेकंड में आप कोई सा भी सवाल सॉल्व कर ले जाओगे। एक भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी लोग इस पूरी क्लास को बहुत ही मन लगाकर अच्छे से देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर बिना समय वेस्ट किए। देखो बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। इसका मतलब क्वेश्चन का सीधा सीधा है कि 6 को जिस लॉजिक से 24 लिखा गया है तो 120 को क्या लिखा जाएगा। तो सर 6 से हम 24 कैसे बना सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका अगर आप बोलोगे तो ये दिखाई दे रहा है सर कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौकम 24 हो जाएगा। तो देखो आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया ना तो 120 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 चौकम कितना हो जाएगा 48, 480 हो जाएगा। पर देखिए मेरे भाई 480 किसी ऑप्शन में है। आप बोलोगे सर नहीं है, नहीं है तो मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें चलना है अपने लॉजिक पे। देखो तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी। जब तक प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगी इसका सवाल आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो याद रख लीजिएगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्राइम नंबर को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपको स्क्वायर को देनी है, थर्ड प्रायोरिटी आपको क्यूब को देनी है। तो प्राइम नंबर तो सर कोई सा भी नहीं है, प्राइम नंबर का लॉजिक खत्म हो गया। स्क्वायर चेक करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब हम स्क्वायर पे भी नहीं जाएंगे। अगर हम क्यूब करते हैं तो इस 6 को देखो, अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या किसी संख्या के आसपास है। आप बोलोगे हाँ सर। अगर 2 का हम क्यूब करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। पर सर यहाँ पर 6 लिखा गया है तो यहाँ से 2 माइनस कर देते हैं तो 6 पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर 24 है तो अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तब हो जाएगा हमारा 27 और हमें तो 24 लाना है तो यहाँ से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। अगर 120 को हम देखते हैं सर तो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 125 हो जाएगा। हमें 120 लाना है तो 5 को माइनस कर देंगे। लॉजिक कहां से निकालना, इन बड़ी संख्या से लॉजिक आपको नहीं निकालना। छोटी संख्या देखो 2 के जस्ट बाद वाली संख्या 3 और यहां पर 5 है तो 5 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या होगी 6 का हम करेंगे क्यूब तो हो जाएगा हमारा 216। देखो यहां पर आपने 2 का क्यूब किया 2 माइनस किया, 3 का क्यूब किया 3 माइनस किया, तो हमने 6 का क्यूब किया है 6 माइनस कर देंगे। 216 से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो संख्या हो जाएगी 210। 210 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इतनी बात को समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आज का बढ़िया सवाल है। देखो एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो कह रहा है कि 83 का जो रिलेशन 3 के साथ है, 258 का जो रिलेशन 4 के साथ है, तो इस क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 5 के साथ क्या होगा। देखो आपको सवाल पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। ये देखो क्वेश्चन मार्क क्या है, इस संख्या के पहले लगा है कि नहीं लगा। आप बोलोगे सर ये पहले लगा है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ा जाएगा कि 83 का जो रिलेशन 3 के साथ है, नहीं 3 का जो रिलेशन 83 के साथ है, 4 का जो रिलेशन 258 के साथ है, वही सेम लॉजिक से 5 का रिलेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर ऐसे में क्या दिक्कत है। नहीं डियर फ्रेंड्स, दिक्कत है। सवाल को आप जिस लहजे में लिखा गया है अगर आप वो लहजा लॉजिक पकड़ लेते हो तब आप सवाल को आसान भाषा में सॉल्व कर पाओगे। तो चलो सर मतलब हमें पीछे से आगे की तरफ आना है। 3 से हमें 83 बनाना है, 4 से हमें 258 बनाना है। तो देखो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है तो हम क्या करेंगे सर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 3 से अगर हमें 81 पे जाना है तो हम क्या करेंगे सर 3 की पावर अगर हम 4 करते हैं, क्या करते हैं 4 करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एक भाई ने कमेंट करके पूछा था। तो देखो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 यहाँ कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। सर यहाँ पर तो 83 लिखा गया है तो यहाँ पर आप 2 ऐड कर देंगे तो 83 हो जाएगा। चलो 4 से हम 258 के पास कैसे आते हैं सर 4 की पावर 4 कर देंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 258 लिखा गया है मतलब यहाँ पर 2 ऐड कर
देंगे तो 258 हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक आपको मिला कि जो यहाँ पर संख्या है उसकी पावर करना है 4, तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 625 होता है। हर एक संख्या में आपने 2 एक्स्ट्रा ऐड किया था ना, तो 625 में भी 2 ऐड कर देंगे तो संख्या निकल कर आएगी हमारे सामने 627। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 627 होगा। 627 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवालों को बहुत ही मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा और ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो बस आप सभी लोग से एक ही बात बोल रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग पूरी क्लास को मन लगाकर देखिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, चलिए देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है कि असंगत का चयन करना है। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो असंगत युग्म का चयन कीजिए, इसका मतलब क्या है कि 3 ऑप्शन जो है वो एक लॉजिक से लिखे गए हैं, एक ऑप्शन में लॉजिक गलत लिखा गया है, तो उसी गलत वाले का हमें चयन करना है। देखो जब भी आपके सामने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आता है, वर्गीकरण आपको करना है, असंगत चयन करना है, तो मेरी कुछ बातें याद रखिएगा। पहले तो आप प्राइम नंबर पे चले जाइएगा, अभाज्य संख्या को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइम नंबर चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात क्या है, अगर बड़ी बड़ी संख्या दी गई है, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी, तो हम क्या करेंगे सर, डिजिट को ऐड करके चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, डिजिट को ऐड करके चेक कर लेंगे। तीसरी बात क्या करेंगे सर, अगर प्रश्न में कहीं पर कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका हम स्क्वायर रूट या जिसका हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले उसे हाईलाइट करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या 225 अभाज्य संख्या नहीं है, 81 अभाज्य संख्या नहीं है, 576 45 अभाज्य संख्या नहीं है और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी संख्या भी नहीं दी गई है, तो तीसरा रूल हम अप्लाई अपना करेंगे। देखो यहां पर लिखा है 225, तो अगर 225 को हम देखते हैं सर ये 15 का स्क्वायर होता है, 81 को ढूंढते हैं तो ये 9 का स्क्वायर होता है, 576 को देखते हैं तो ये 24 का स्क्वायर होता है, 256 को देखते हैं तो ये 16 का स्क्वायर होता है। अब इस 15 और इस 29 का क्या रिलेशन है, इस 9 और इस 17 का क्या रिलेशन है। आप बोलोगे सर ये 29 जो है इस 15 का लगभग डबल है। कैसे डबल है, देखो अगर 29 में 1 हम जोड़ देंगे तो 15 दूने 30 हो जाएगा, 17 में 1 जोड़ देंगे तो ये 18 हो जाएगा और 9 का डबल करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 31 है, अगर 1 जोड़ देते हैं तो 32, 16 का डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ पर 45 है, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। लेकिन अगर हम 24 का डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला, दूसरा और ये फोर्थ एक समान लिखे गए हैं। सबसे अलग कौन सा है सर, ऑप्शन सी दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट भी हमने बता दिया है, तो आप याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, कोडिंग डिकोडिंग का बढ़िया सवाल है। देखो यहां पर कह रहा है कि एक कूट भाषा में केक को 64 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और वेफर को जो है 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में बिस्कुट को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखो यहां पर लेटर दिए गए हैं, लेटर का प्लेस वैल्यू हमें याद होना चाहिए, लेकिन उससे भी जरूरी बात हमने एक छोटी सी बात अभी आपको बताई थी। देखो अगर इस 64 को हम लिखना चाहते हैं तो इसे हम 4 का क्यूब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा। 125 को लिखना चाहते हैं तो सर 5 का क्यूब कर देंगे, 5 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो इस केक को आपको 4 बनाना है। सर केक को अगर हम 4 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, आपको लेटर काउंट कर लें, 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर थे, उसी 4 का क्यूब कर दिया तो हो गया 64। वेफर में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 लेटर थे, उसी 5 का क्यूब कर दिया तो 125 आ गया। तो बिस्किट में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर हैं, 7। तो हमें करना है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 हो जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आपका वो मेरा कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई करके आपने देखा, बहुत ही सरल भाषा में आपका आंसर आ गया।
वही बात थी ना कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लीजिएगा। ये पूरे रीजनिंग में आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा डियर फ्रेंड्स, तो आप इसको जो है हाजमा वर्धक की गोली समझकर निकल जाइएगा। ठीक है, देखो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो ब्लड रिलेशन के सवाल को सॉल्व करने से पहले मात्र 20 सेकंड में आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखो जब भी आता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, इसको आप अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मेल की बात कर रहा है तो उसे हम प्लस दर्शाएंगे, फीमेल की बात कर रहा है तो उसे माइनस, पुरुष की बात करेगा तो प्लस और महिला की बात करेगा तो उसे माइनस, विवाहित जोड़ा मिल रहा है तो उसे हम डबल बॉन्ड से दर्शा देते हैं। ठीक है, अपने ऊपर लेने का मतलब ये मान लो आप हो, जैसे दिखाई देता है पिता तो पिता आप ऊपर चले जाना, वो देखा है बेटा आप यहीं पर हो बेटा तो बेटा ये तुरंत नीचे चला जाएगा, आप यहीं पर हो मम्मी तो ऊपर एक पीढ़ी चली जाएंगी, बोल दिया चाचा तो एक पीढ़ी ऊपर चली जाएंगी, बोल दिया आपका बेटा आपकी बेटी तो सर वो नीचे चली जाएगी। बस इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। देखो सवाल कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a जो है b का पिता है, ये जो पहले वाला है ये दूसरे वाले का पिता है, तो हमें चिन्ह निकालना है। देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस का मतलब क्या है कि ये पहले वाला दूसरे वाले का क्या है, तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि पहला वाला जो है दूसरे वाले का पिता है, मतलब ये जो P है पिता है, किसका पिता है, Q का पिता है। इतनी बात आपको पता चली डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखो स्टार बना है ना ये, तो यहाँ पर स्टार बना, स्टार का मतलब क्या है कि A जो है B का भाई है, ये जो पहले स्टार किन दो नंबर इन लेटर के बीच है Q और R के, तो ये जो पहले वाला है ये दूसरे वाले का भाई है, ये जो Q है ये भाई है, किसका भाई है, R का भाई है। अब देखो यहाँ पर माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस यहाँ पर लगा है, A जो है B की माता है, ये जो R है यस की माता है, माता है तो ये ऊपर रहेगी, यस कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। अब देखो बोल रहा है कि Q यस से किस प्रकार संबंधित है, ये जो Q है वो यस का क्या लगेगा, तो आप बोलो अपने रिश्ते पर ले ले सर, ये मान लो हम हैं, ये हमारी मम्मी है, ये मम्मी का भाई है, तो मम्मी का भाई हमारा क्या लगेगा, आप बोलोगे सर वो तो मामा जी लगेंगे हमारे, कौन लगेंगे, मामा जी लगेंगे, तो मामा ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, मजा आया ना डियर फ्रेंड्स। चलिए इसी मजे के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, आगे के जितने सवालों पर हम बढ़ेंगे वो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। देखो इतना लेंदी सवाल ये लग रहा होगा कि सर इसको हम डायरेक्शन टेस्ट का सवाल है कैसे बनाएंगे, यकीन मानिएगा महज 5 सेकंड के अंदर इस सवाल को सॉल्व करना बता देंगे, बस मेरा बात याद रखिएगा। देखो कह रहा है जब भी ऐसा प्रश्न आता है, दिशा का क्वेश्चन आता है, तो आपको दिशा का पता होना चाहिए। दिशा, अरे वो दिशा लड़की वाला नहीं यार, डायरेक्शन है ना, दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। मैप में जो होता है ऊपर की तरफ आपका उत्तर होता है और नीचे की तरफ आपका दक्षिण होता है, दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है, बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है। इतनी बात पता है। चलो अभी अगर ऐसा प्रश्न आता है, देखो वो लास्ट में प्रश्न पढ़ लो। देखो कह रहा है उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, मतलब आपको ज्ञात क्या करना है, दिशा ज्ञात करना है। दिशा ज्ञात करना है ना, तो दो ही तरीके से चलेगा, या तो बाएं मुड़ेगा या तो दाहिने मुड़ेगा, लेफ्ट और राइट ही मुड़ेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो कह रहा है कि रवि किसी दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, हमें वो दिशा नहीं पता है कि किस दिशा में वो गया है। कह रहा है कि वह 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब लेफ्ट मुड़ गया, वो बाएं मुड़ गया। अब बोल रहा है मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब हमने राइट लिख दिया। कह रहा है कि और 15 मीटर चलता है, वह दोबारा से दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब राइट हो गया, मुड़ता है 5 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, बाएं का मतलब लेफ्ट हो गया, फिर वह दाएं मुड़ता है और चलना प्रारंभ करता है। किधर मुड़ा है, दाएं मुड़ के चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम में है, अंतिम दिशा वो किस दिशा में है, उसका मुख जो है यहीं पर है पश्चिम दिशा में, तो उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना शुरू किया था, पूछ रहा है किस दिशा में चलना शुरू किया है, वो उसका मुख अभी यहीं पर है। तो देखो आपको क्या करना, एक लेफ्ट मिल गया एक राइट कट कर दीजिए, एक राइट मिल गया एक लेफ्ट मिल गया कट कर दीजिए। यहां पर क्या है, राइट, राइट का मतलब क्या है, दायां, क्या है, दायां उसे मोड़ना है। लेकिन दायां मोड़ने से पहले आपको मेरा एक वर्ड याद रखना है कि रवि
जो है किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। हमें वो दिशा नहीं पता थी ना कि शुरुआत में वो किस दिशा में गया था, तो जो यहां पर दिशा आएगा उसका आपको अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन। अगर यहां पर आपका दायां बच रहा है तो आपको उसे बाईं तरफ मोड़ना है, अगर बाईं तरफ बचेगा तो दाहिना मोड़ना है। तो यहां पर दायां बचा है ना, उसे किस दिशा में मोड़ना है? बाईं दिशा में। यहां पर है वो बाईं तरफ मुड़ेगा तो किस दिशा में आके पहुंच जाएगा सर? दक्षिण की तरफ आके पहुंच जाएगा। मतलब वो किस दिशा से चलना शुरू किया था? वो दक्षिण दिशा से चलना शुरू किया था। ऑप्शन डी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। उम्मीद करते हैं लेफ्ट राइट करके आपने इस सवाल को लेफ्ट राइट बना ही दिया होगा। अब कभी भी ऐसा लेंदी सा क्वेश्चन आता है और उसमें आपको याद रखना, ज्ञात करना हो कि डायरेक्शन किस दिशा में जा रहा है, तो लेफ्ट राइट करके सवाल को कट कर दीजिएगा। आपका राइट आंसर विदिन सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है डाइस। डाइस का यह इतना चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि अगर आपको डाइस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इस सवाल को आप नहीं लगा पाओगे, ये हमारा आपसे वादा है डियर फ्रेंड्स। देखो कह रहा है कि एक पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सी संख्या दो के विपरीत फलक पर होगी? ये जो दो दिखाई दे रहा है इसके अपोजिट आपका कौन सा नंबर आएगा? तो देखो डाइस के सवाल, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम दो बातें बताते हैं। पहला है कि आपको कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा कि कॉमन नंबर क्या होता है, और दूसरा बात क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन से सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सर 2 6 5 है, 3 4 1 है, कोई सा नंबर आपको कॉमन दिखाई दिया? सर कॉमन है ही नहीं। तो जब कॉमन नहीं मिला तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो कॉन्सेप्ट यहीं पर है, याद रखिएगा। डाइस होता है आपका दो प्रकार का, एक होता है सिंपल डाइस, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस का मतलब क्या होता है? साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है सर? बगल बगल दो फलक को अगर जोड़ने पर योगफल आपका 7 हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं साधारण पासा। अगर योगफल 7 नहीं होता है तो उसे बोलते हैं हम मानक पासा। ठीक है, अब यहां पर ऐड करो, 6 5 कितना हो जाएगा? 11, 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7, 3 1 जोड़ेंगे 4, 4 1 जोड़ेंगे 5। देखो बगल बगल की दो सतह, किसी भी दो सतह को जोड़ने पर योगफल अगर 7 हो गया तो इसका मतलब है कि वह साधारण पासा होगा। और जब साधारण पासा होगा तब आपको क्या करना? कोई संख्या कॉमन तो नहीं दिखाई दे रही है, तो जब कॉमन नहीं दिखाई देगी और यह एक साधारण पासा होगा तो अंदर वाला अंदर के अपोजिट, बाहर वाला बाहर के अपोजिट, ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट। सर ये 6 जो है किसके अपोजिट हो जाएगा? 3 के। ये अंदर वाला अंदर वाले के अपोजिट हो जाएगा, ये बाहर वाला बाहर वाले के अपोजिट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है डियर फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। देखो पूछ रहा है कि 2 का अपोजिट, तो 2 का अपोजिट कितना होगा? 1 होगा। 1 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है, बात आई समझ में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने देखिए, बोल रहा है, ये क्लॉक का बहुत ही एडिशनल सवाल है डियर फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे, जब आपके सामने ऐसा कोड दिया जाता है, 90 दे दिया गया, उसके बाद आपका 180 दे दिया गया, 360 दे दिया गया, तो आप सवाल को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जब ऐसे दे दिया 290 डिग्री, 100 डिग्री, 175 डिग्री, ऐसा कोई एंगल दे देता है तब आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो उसी लिए हमने ये सवाल को रखा है, तो आप गौर फरमाइएगा इस सवाल पर। देखो कह रहा है कि 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट मजबूत कर दीजिए। देखो ये जो आपकी घड़ी होती है, ये इसमें जो कितने बजती है घड़ी में? आप बोलोगे सामान्यतः घड़ी में कितने बजती है? 12 बजता है ना? जब 12 बजता है, 12 घंटे में वो जो है घड़ी कितनी डिग्री का एंगल घूमती है? सर ये मान लो हमारे सामने घड़ी है, यहीं से टिक 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 करते हुए चलती और 12 घंटे में यहीं पर आके पहुंच गई, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। अगर 1 डिग्री का हम पूछ रहे हैं, 1 घंटे का, तो 12 तिहाई 36, 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 7 और 8 में जो छोटा मान दिया होगा उसी को आपको पकड़ना है। सर 7 छोटा है, 7 को पकड़ो, इस 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 त्रिके कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा, है ना? 3 सत्ते 21, 210 डिग्री का हो जाएगा। अब ये जो एंगल वहां पर पहले दिया था उसे आप एंगल 2 मानिएगा, और ये जो एंगल आपने निकाला है इसे एंगल 1 मानिएगा। अब ये पता चला ना कि 7 को हमने 30 से मल्टीप्लाई क्यों किया, है ना? ठीक है, अब आपको याद रखना है ये फार्मूला, 2/11 एंगल 1 प्लस माइनस एंगल 2,
इसका मतलब प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे? जब आप पहली बार ले रहे हो तो माइनस लीजिएगा, दूसरी बार ले रहे हो तो प्लस लीजिएगा। देखो यहां पर आप इसको फिट करो, 2/11 एंगल 1 कितना है सर, 210 है। माइनस करेंगे पहली बार, कितना माइनस करेंगे, जो एंगल यहां पर दिया है 45 दिया है, ठीक है। अब 210 से 45 को हमें करना है माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 165 हो जाएगा। अब 165 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको बाद उसको डिवाइड करना है 11 से। तो देखो आप इसको करोगे 165 है ना, इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो यहां पर ये कितना आएगा, हाँ 210, 165 आएगा, 165 है। अगर आप इसको कट कर रहे हो तो ये हो जाएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55, 15 दूना 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आप यहां पर 7 और 8 कौन सा लोगे सर, जो छोटा मान हमने लिया था, तो हमने लिया था 7, तो ये हो जाएगा 7:30 पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो 7:30 ऑप्शन ए में तो दिया गया है सर, लेकिन आपने एक बात और बताई थी सर, एक बार तो हमने पहली बार लिया तो माइनस कर लिया, दूसरी बार लेना है तो क्या करेंगे, प्लस, दोनों को लेकर हमें देखना पड़ेगा। तो चलो सर देखिए, अब आपको क्या करना है, एंगल 2 जब दूसरी बार लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 हमने कर दिया 11, एंगल 1 कितना था, 210 था। अब एंगल 2 अब की बार प्लस लेना है, कितना लेंगे, 45 को हम ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, 2/11, 210 में अगर हम 45 को ऐड करेंगे हो जाएगा 255 हो जाएगा। अगर इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 है ना, 5 दूने 10 और उसके बाद ये हो जाएगा 5 दूने 10, 11, 2 दूने 4, 1 5, 510 हो जाएगा। इसको डिवाइड किससे करना है, 11 से, तो 11 चौकम कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 11 चौकम 44, 7 हो गया 70 हो गया, 11 चौकम 11 छंगे कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया, 4। इसको लिखेंगे कैसे सर, 46 सही, ये नीचे जो है ऊपर भेज दो, 4 कितना कर देंगे, 11। दोनों में कौन सा सर छोटा हम लेंगे, तो हमने कर दिया 7:46 सही, 4/11 पर भी आपका 45 डिग्री बनेगा। एक में आपने देखा 30 में बन रहा था, दूसरे में देखा आपने 7 सही 46, 7:46 सही 4/11 पर भी बन रहा है। तो मतलब ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 2011 का कैलेंडर वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। मतलब सीधा सा है कि वर्ष 2011 का कैलेंडर जो है दूसरी बार कब दोहराया जाएगा। तो आपके सामने जब भी ऐसा प्रश्न आता है, आपको सिंपल सा इसको पकड़ना है, इसको आप लीप ईयर चेक कर लो। यहां पर 11 है, अगर 11 को हम डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। शेषफल आपका कितना आ गया, 3, मतलब आपको शेषफल से है। देखो अगर लीप वर्ष होता है तब वहां पर आपको 28 जोड़ना पड़ता है। अगर लीप वर्ष में शेषफल 1 बचता, यहां पर 3 बचा है ना, अगर ये शेषफल 1 बचता तो वहां पर आपको +6 ऐड करना पड़ता। अगर लीप वर्ष 2 बचता तो आपको 11 ऐड करना पड़ता। अगर लीप वर्ष में शेषफल 3 बचता तो आपको यहां पर 11 ऐड करना पड़ता। तो देखो ये शेषफल कितना बचा है सर, 3, मतलब 2011 है, तो इसमें हमें जोड़ना कितना पड़ेगा सर, 11 जोड़ना पड़ेगा। अगर 2011 में हम 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2022। मतलब 2011 का कैलेंडर कब दोहराया गया था, 2022 में। 2022 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इसमें 4 टाइप के सवाल बनते हैं, तो चारों टाइप को हमने बता दिया। एक जब लीप वर्ष होता, अगर यहीं पर ये 0 हो जाता तब आपको 2011 में कितना जोड़ना पड़ता, 28 जोड़ना पड़ता। अगर ये शेषफल 1 आता तो 6 जोड़ते। ठीक है, हर एक टाइप कवर हो गया। चलिए तो इसी बात पर एक बार आप सभी लोग फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम मानते हैं कि आप सभी लोग को बहुत ज्यादा लेंदी लगता है, लेकिन आज आपको तरीका बता रहे हैं, तो इसी तरीके से आप अप्लाई कीजिएगा। सवाल आपका 110% सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरी एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, एक फिगर पर आपको काम नहीं करना, 2-3 फिगर एक्स्ट्रा आपको बना के रखना है। चलो बना
ना, देखो कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो हमने बना लिया, देखो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो हमने बना लिया, देखो 1 2 3 4 5 6 बना लिया। दूसरा ड्रा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 ड्रा कर लिया। ठीक है, देखो कह रहा है कि यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यू के दाईं ओर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे ना, तो इसका दायां इधर हो जाएगा। तो यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि u और x के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, u और x के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अगर आप यहां पर x को बैठाते हो तो 1 व्यक्ति हो जाएंगे, तो x को हमें यहां बैठाना पड़ेगा, तो u और x के बीच कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 2 व्यक्ति हो जाएंगे। देखो कह रहा है कि t जो है यस के ठीक दाएं बैठा है, ये जो t है, देखो ये जो t है यस के ठीक दाएं बैठा है, हो गया। ये जो टी है यस के ठीक दाएं बैठा है, दोनों जगह पे बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता, आप बोलोगे सर बैठ सकता है। देखो कह रहा है कि डब्ल्यू जो है भी के ठीक बाएं बैठा है, ये जो डब्ल्यू है वो भी के ठीक बाएं बैठा है, ये जो डब्ल्यू है वो भी के ठीक बाएं बैठा है। कह रहा है भी जो है यक्स के ठीक बगल में नहीं बैठा है, ये जो भी है यक्स के बगल में नहीं है। सर भी तो यहाँ है, यक्स यहाँ है, बगल में नहीं बैठा, ये जो भी है यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है, बगल में नहीं बैठा, तो मतलब दोनों फिगर हमारा सही हो गया। बोल रहा है पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति का सबसे बायां सिरा कौन बैठा है, एक्स बैठा है। एक्स जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और सी वाला ऑप्शन बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने यहाँ तक के सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर समझने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, तो एक जरूरी सूचना आपको दे दे डियर फ्रेंड्स, SFE 563 प्ले स्टोर से आप सभी लोग प्ले स्टोर से SFE 563 आपका अपना जो है ऐप जो है SFE 563 को आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही जल्द एकदम नॉमिनल प्राइस में रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 के सभी एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया है, जिससे आप जो है ऑल वनडे एग्जाम एक ही बैच से आप इंडिया के किसी भी ऑल वनडे एग्जाम में किसी भी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ सकते हो, जिससे आप 100% स्कोर वहां से कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड कीजिए SFE 563 प्ले स्टोर से ऐप को, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से 4 चांद लगाने का काम कीजिए। ठीक है, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका रैंकिंग टेस्ट का है। देखो कह रहा है कि एक कक्षा में सचिन जो है ऊपर से 7वें स्थान पर है, विकास ऊपर से 15वें स्थान पर और उसी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर है। नीचे से सचिन का स्थान क्या है? देखो ये जो विकास है ये ऊपर से 15वें स्थान पर है और नीचे से विकास ही किस नंबर पे है? 21वें स्थान पर है। तो यहां से हम कुल व्यक्तियों की संख्या पहले निकाल सकते हैं। फार्मूला याद रखिएगा, T बराबर L प्लस R -1। हम इसको आपको बताएंगे फार्मूले से, ठीक है, हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो देखो ये लेफ्ट साइड ऊपर से है, मतलब राइट साइड से है ना, लेफ्ट राइट कुछ भी आप कर लीजिएगा। हमने कर दिया 21, यहां से कर दिया -1, तो 15 और 21 को जोड़ेंगे 36, 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35। मतलब उस पंक्ति में कुल कितने आदमी थे? 35 आदमी थे, जिसमें से सचिन जो है ऊपर से 7वें स्थान पर है। ये कुल व्यक्ति 35 हैं। तो हमने कहा T बराबर L प्लस R -1 किया। T बराबर कितने हैं? 35 हैं। ऊपर से सचिन जो है 7वें नंबर पे है। पूछ रहा है कि नीचे से सचिन का स्थान क्या है, तो नीचे से हमें नहीं पता, हमने कहा वो R है, -1 कर दिया। देखो 7 से 1 माइनस करोगे 6 हो जाएगा और इस 6 को इधर भेज दोगे तो माइनस हो जाएगा। तो 35 से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो 29 हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो नीचे से किस नंबर पे था? 29वें नंबर पे था। ये लेफ्ट राइट हम वैसे कर दे रहे हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नहीं तो ये राइट होगा और यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 29 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है कि T बराबर L प्लस R -1। कोई सा भी रैंकिंग टेस्ट का सवाल आपका विदिन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नंबर सीरीज का बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। सिंपल सा मतलब है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो 126 लिखा गया है, 217 लिखा गया है, 344 लिखा गया है। अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान पहुंच रहा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जो हमने बात बताई थी, तो आप बोलोगे हाँ सर 126 के आसपास आपका 5 का क्यूब कर देते हैं तो 125 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 126 हो
जाएगा। 217 क्या दिखाई दे रहा है सर, 6 का क्यूब करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो 217 हो जाएगा। 344 है, अगर हम 7 का क्यूब कर देते हैं तो 343 हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 344 हो जाएगा। तो आपको लॉजिक जो है छोटी छोटी संख्या में ढूंढना है। सर 5 है, 6 है, 7 है, तो आगे कौन सी संख्या, 8। 8 का भी करेंगे क्यूब, उसमें ऐड करेंगे 1 तो 8 का क्यूब 512 होता है, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 513। ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी के स्थान पर है, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 513 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है सैलोलिज्म का, न्याय निगमन का सवाल है। बेहतरीन तरीका, बेहतरीन तरीका, बेहतरीन तरीका, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो ये जो कथन दिया गया है, जब भी सैलोलिज्म का क्वेश्चन आता है तो इसको आपको 100% सही मानकर चलना है। इसको अपने रियल लाइफ से आपको बिल्कुल भी अटैच नहीं करना, नहीं तो आपका सवाल 110% गलत ही हो जाएगा। बात क्या है सर, बात यह है कि अगर सवाल ने बोल दिया कि दुनिया का जितना भी आदमी होता है वो सब पागल होता है, तो आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कि सर सारे आदमी पागल तो नहीं हो सकते, कुछ आदमी बुद्धिमान भी हो सकते हैं। जहां पर आपने अपना दिमाग लगाया वहीं पर सवाल आपका फटाक से गलत हो जाएगा। जो कथन बोल देगा उसे आपको 100% सही मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, तो कुछ मेज कुर्सियां हैं, बनाओ आप इसका ग्राफ। ये हमारा पूरा मेज है, इसमें से कुछ मेज कुर्सी है, तो हमने कहा नहीं पता, मतलब ये जितना टचिंग में है इतना मेज जो है वो क्या है, कुर्सी भी आपका है। क्या है, कुर्सी भी आपका है। इसको हम नीचे कर देते हैं, क्या है, कुर्सी है। ठीक है, और ये हमारा मेज है, तो कितना मेज कुर्सी है सर, ये जितना टचिंग में मेज है वो कुर्सी है। कह रहा है कुछ कुर्सियां पलंग हैं, ये पूरा कुर्सी है लेकिन इसी में से कुछ कुर्सी क्या है, पलंग है। क्या है, पलंग है। कुछ कुर्सी क्या है, पलंग है। कितना कुर्सी पलंग है, जितना आपका टचिंग में है। कह रहा है कि सभी पलंग जो है कमरे हैं। सभी पलंग, पलंग तो यहां तक है सर, सभी पलंग क्या है, कमरा है। क्या है, कमरा है। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको निष्कर्ष बताना है। देखो कह रहा है कुछ कमरे मेज हैं। सर कमरा का गोला यहां तक मिल रहा है, मेज का गोला यहां तक मिल रहा है। कमरा और मेज का गोला टचिंग में नहीं है, जब टचिंग में नहीं है तो गलत हो जाएगा। अरे भाई शादी विवाह तो उसी का होगा जिसका रिश्ता लगेगा, है ना। आप किसी से थोड़ी शादी ऐसे कर सकते हो, देखा सुनी होगी, है ना। रिश्ते लगेंगे जब दोनों का मैच खाएगा तभी शादी होगी। तो सेम बात यहां पर है कि अगर गोला टचिंग में नहीं है तो आपका रिलेशन नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात देखो कह रहा है कुछ कमरे कुर्सियां हैं। कमरा कहाँ है सर, कमरा का गोला यहां तक है, कुर्सी का गोला यहां तक है। कह रहा कुछ कमरे कुर्सियां हैं। हाँ सर, गोला टचिंग में कमरा और कुर्सी का है, तो ये बात आपका 100% सही हो जाएगा। कह रहा कुछ पलंग कुर्सियां हैं। सर पलंग का गोला हमारा यहां तक है, कुर्सी का गोला यहां तक है, दोनों का गोला टचिंग हो गया, बात आगे बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि ये आपका निष्कर्ष थर्ड भी आपका सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा, बाकी का निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। कभी भी सैलोलिज्म का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप बनाइए, आपका सवाल 100% बन जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार लगे हाथों दम लगाकर शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही वेन आरेख चुने। पिता, आदमी, पिता और डॉक्टर में आपको ग्राफ बनाना है। आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको गलत ही गलत जवाब देंगे, हम बता रहे हैं। देखो जो तरीका बता रहे हैं ये अप्लाई करके देखना। आप ये बताओ क्या दुनिया का जितना भी आदमी होता है वो सब पिता हो जाता है? आप बोलोगे सर दुनिया के जितने भी आदमी होते हैं सब पिता हो जाते हैं। सर हम भी तो आदमी हैं, हमारे बाल बच्चे तो ना हैं, जब बाल बच्चे हैं ही ना तो हम तो पिता नहीं बन सकते, है ना। भविष्य में बनोगे वो आप मत कीजिएगा, है ना, कि बाद में बन जाएंगे, नहीं, अभी वर्तमान में क्या हो। तो मतलब सारे आदमी पिता नहीं हो सकते। अब ये बताओ क्या दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो सब डॉक्टर हो जाते हैं? तो आप अपने पिता को ले लो, तो कुछ के पिता डॉक्टर होंगे, कुछ के पिता डॉक्टर नहीं होंगे। अब ये बताओ क्या
दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं वो सब पिता हो जाते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, दुनिया के सारे डॉक्टर पिता नहीं हो सकते, है ना। डॉक्टर में महिलाएं भी आती हैं और महिलाएं तो पिता कभी नहीं हो सकती, लेकिन डॉक्टर में पुरुष भी आते हैं और कुछ पुरुष पिता भी हो सकते हैं। हाँ, बात यहां तक सही है। अब ये बताओ, क्या दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो सब आदमी होते हैं? आप बोलोगे बात ये 100% सही है कि जितने भी पिता होते हैं वो सब क्या होते हैं? आदमी होते हैं। ठीक है सर, लेकिन कुछ पिता डॉक्टर भी होते हैं और कुछ डॉक्टर पिता भी होते हैं। कुछ डॉक्टर आदमी होते हैं लेकिन सभी डॉक्टर आदमी नहीं होते हैं। आदमी का मतलब पुल्लिंग से है, याद रखना। तो जो महिलाएं डॉक्टर हैं वो आदमी नहीं हो सकती, तो डॉक्टर कुछ का रिलेशन होगा। ऐसा ग्राफ आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आज का सबसे बढ़िया और सबसे लास्ट सवाल मिसिंग नंबर का, वो आपका स्क्वायर बेस्ड मिसिंग नंबर है। वर्ग में आपको मिसिंग नंबर के स्थान पर संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, सवाल विदिन सेकंड का है। देखो, सबसे पहले जिधर को आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है उसी तरफ आप मुंह उठाकर चल पड़िएगा कि सर हम इनका पीछा तो ना छोड़ने वाले। अगर बड़ी बड़ी संख्या हमें दिखाई दे गई मतलब उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या बनाई गई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। अगर संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो प्लस करेंगे। आंसर आ गया। देखो यहाँ पर 9 है, 28 से 85 बड़ी संख्या यहाँ पर मिल गई, 7 है 22 से 67 बड़ी संख्या यहाँ पर मिल गई। अगर राइट साइड आपको बड़ी संख्या मिल रही है इसका मतलब सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको करना क्या है, देखो 9 और 28 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 85 तो नहीं आएगा, बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। नहीं आएगा तो आपने एक बात बताई थी ना, जोड़ लो। तो 9 में अगर हम 28 को ऐड करते हैं या 28 में 9 को ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा? 37। सर 85 पर तो हम नहीं पहुंचे, तो अगर हमें 37 से 85 पे जाना है तो 37 को कर देते हैं डबल। तो 37 दूना कितना हो जाएगा सर? 74 हो जाएगा। यहां पर कितना लिखा है सर? 85 लिखा है। अगर हम 74 से 85 पे आना चाहते हैं तो यहां पर हमें 11 जोड़ना पड़ेगा तो 85 हो जाएगा। तो चलो 7 22 से 67 बनाते हैं। देखो दोनों को ऐड करते हैं तो 22 7 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, 29 से अगर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 58 हो जाएगा। अब 58 से अगर हमें 67 पे जाना है तो 58 में हमें 9 ऐड करना पड़ेगा, तब हम 67 पे पहुंच जाएंगे, है ना। तो अब यही सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई करना है। 52 में आपको 17 ऐड करना है तो हो जाएगा आपका 69। कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। हर एक संख्या को आपने डबल किया था ना डियर फ्रेंड्स, तो 69 को भी कर दीजिएगा डबल, तो हो जाएगा 138 हो जाएगा। देखो यहां पर आपने 11 ऐड किया, यहां पर आपने 9 ऐड किया, तो 138 में हम कितना ऐड करेंगे? ये जो 11 आया ये आया कहां से? आप बोलोगे सर पहली संख्या 9 थी, 9 में 2 जोड़ दिया तो 11 हो गया, उसी 74 में 11 को ऐड कर दिया। यहां पर ये 58 था, 58 में 9 जोड़ा, यहां पर 7 था, 7 में हमने 9 को ऐड कर दिया, मतलब 2 जोड़ दिया तो 9 हो गया, 9 ऐड कर दिया। तो यहां पर ये 17 है, 17 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 19, मतलब 138 में हम क्या करेंगे? 19 को जोड़ेंगे तो 157 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। कॉन्सेप्ट भी आपके साथ है और हमने शॉर्ट मेथड भी आपको बता दिया है। तो जो मेथड आपको पसंद आए आप उसको अप्लाई कीजिए और विदिन सेकंड में अपना आंसर पाइए। यदि आपको पूरी क्लास पूरा शिद्दत से मन लगाकर आपने देखा है और आपको सारी बातें समझ में आई हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग अपने इस परिवार को आज तक बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो अपना प्यार भरोसा और सपोर्ट अपने इस परिवार पर ऐसे ही बनाए रखिए और ज़्यादा